गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे हम, सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव वाइज और टॉपिक वाइज। जैसे कि बताया है मैंने कि जो एक टेस्ट रहेगा दिन का वो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का रहेगा, यानी मिश्रित उसमें प्रश्न होंगे। और एक हम टॉपिक को पकड़ लेंगे, ठीक है। उसकी जर्नी जो है 6 से 7 दिन की या 5 से 6 दिन की रहेगी। उसमें भी सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी के टॉपिक से उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये ज्योग्राफी में, भूगोल में हम जो है सबसे पहले 6 क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि भारत की जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी विज्ञान, वन्य प्राणी, हमारा देश भारत, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मानचित्र की बात करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ, उससे रिलेटेड जितने भी ये टॉपिक हैं, ठीक है। और ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, और सौर मंडल में पृथ्वी। अब जैसे मान लीजिए 6 क्लास की एनसीईआरटी के सारे टॉपिक अपने कवर कर लिए, तो फिर किसी और सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री के उठा लेंगे, ठीक है, 6 से 7 दिन उसका। फिर इसमें आ जाएंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी पर। कुछ प्रश्न या टॉपिक एक जैसे होंगे तो उनको ड्रॉप करके नेक्स्ट 8th क्लास की, 9th की, ठीक है, 9 और 12 की जो एनसीईआरटी है 9 से 12 उसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक 0 से लेकर 100 तक का सफ़र। सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। और आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये टेस्ट नंबर 3 है। 2 टेस्ट ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुके हैं 2023 की सीरीज़ के लिए, वर्ष 2023 के लिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। अभी जो टॉपिक हमने दिखाए उसी से संबंधित सवाल हैं सीक्वेंस से। तो पहला स्टेटमेंट है, मौसम वायुमंडल में, मौसम जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जो है जलवायु यानी क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। जलवायु हो गया क्लाइमेट, मौसम हो गया वेदर। इनमें डिफरेंस ही पूछा जाता है ये, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए मतलब हर दिन चेंज हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म की प्रोसेस होती है जलवायु। तो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, मौसम। और मानसून वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट यानी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? किस में होती है लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा? तमिलनाडु में होती है। तो देखिए शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग में विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है इस मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कारण कथन वाला ये स्टेटमेंट है। कथन कुछ कहता है, कारण कुछ कहता है। देखिए कथन है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं और स्पष्टीकरण कर रहा है क्या? बिल्कुल, ये कथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी करता है। तो स्पष्टीकरण वाला जो उत्तर है वो सही होगा, मतलब व्याख्या करता है। तो कथन कारण दोनों सही है, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। ए है इसका आंसर। तो भारत की जलवायु को जो है मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। देखिए किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक जो है महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की ऊंचाई, स्थान की स्थिति, ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी बताइए। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, सभी हो जाएंगे ये 1 2 3 डी। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई तथा समुद्र तल से दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में जो है क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। तो डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व में वर्षा जो है कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, चेरापूंजी, मसिनराम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? सी या फिर बी में से एक आंसर है। ठीक है, मेघालय के मसिनराम में होती है, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है मेघालय के मसिनराम में होती है। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में और हिमालय पर्वत क्षेत्रों में? कहाँ मिलेंगे, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में। देखिए, अंडमान निकोबार में तो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, वेस्टर्न घाट में भी हैं। हिमालय में मिलेंगे आपको शंकुधारी वन या कोणधारी वन। तो 4 को एलिमिनेट करिए तो जरा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है वो बहुत अधिक होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि प्रकाश भी जो है ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता, और ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलस्वरूप होता क्या है, ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे एक बार में झड़ गए, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। और भारत में ये वन आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वन है, आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लाकर इसको गलत मत कर देना। ठीक है, भारत में पाए जाते हैं पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ना मैंग्रोव उतने, ना पर्वतीय उतने, ना उष्णकटिबंधीय सदाहरित उतने। तो हमारे देश के बहुत बड़े भाग में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन अलग अलग समय में पत्तियां गिरा देते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में जो है बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है, क्या ये बात सत्य है? पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में विभिन्नता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, करेक्ट है पहला वाला भी स्टेटमेंट, दूसरा भी सही है। तो कंटीली झाड़ों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं और पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में जो है वो कमी आती है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? एक तरफ है जंतु और क्षेत्र जिससे वो संबंध रखते होंगे। जंगली गधे कच्छ के रण में, और जंगली बकरी व भालू हिमालय क्षेत्र में, नीलगिरी ताहर तमिलनाडु। कौन कौन सुमेलित है इसमें? जंगली गधे कच्छ के रण में सही है, नीलगिरी ताहर तमिलनाडु सही है। तो एक से अधिक उत्तर तो डी सही होगा। ठीक है, जंगली बकरी भालू भेड़ हो गए हिमालय क्षेत्र में। तो जंगली बकरी हो गई, स्नो लेपर्ड हो गया यानी हिम तेंदुआ, भालू हो गया इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और भारत में जंगली गधे जो है वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 में क्या है? रोजवुड, महोगनी, पीपल, नीम, खैर, बबूल, पाइन, देवदार। तो कौन कौन से वन हैं ये वृक्ष जो हैं किस वनों में आते हैं? पर्वतीय वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कंटीले वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन? सुमेलित कीजिए जरा इनको। देखिए, रोजवुड, महोगनी तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। जो नीम पीपल हैं वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और बबूल, खैर, कैक्टस ये सब कंटीली झाड़ियाँ हो गए।
पाइन देवदार हो गए हिमालय वनस्पति यानी पर्वतीय वन। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4। ठीक है, तो ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, 3 का सी का 3 और डी का 1। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से हैं? रोजवुड और महोगनी के पौधे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पीपल नीम के वृक्ष, कंटीली झाड़ियाँ में खैर बबूल कैक्टस ये सब आता है, पर्वतीय वनस्पति में पाइन देवदार ये सब। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, ये पता होने चाहिए, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये है इसका आंसर। तो भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया है यहाँ पर, जहाँ से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा, और यहाँ मकर गुजरती है नीचे। ठीक है, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर के बीच कितना है? ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा है। अड़सठ डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व। ठीक है, डी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजर जाती है कर्क रेखा, और आपको याद भी हो गया होगा ये सीक्वेंस से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। ये गुजरात से स्टार्ट करें तो मिज़ोरम तक। उत्तर प्रदेश तो है नहीं, ऊपर रह जाता है, बिहार भी नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, त्रिपुरा मिज़ोरम है, राजस्थान केवल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक है पहले तो उत्तर प्रदेश को हमेशा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और उत्तर प्रदेश को ही रखते हैं एलिमिनेट कराने के लिए। मणिपुर भी नहीं है तो ये भी चला जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर जाती है, और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं, इसी सिक्वेंस में याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ना तो इसमें बिहार है, ना तो इसमें उत्तराखंड है, और ना ही इसमें उत्तर प्रदेश है, और अधिकतर ये 3 ही रखे जाते हैं एलिमिनेट कराने के लिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो काउंट करके भी आप 7 आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए, भारत देश की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ जुड़ी है। कौन कौन से हैं वो? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। 7 हो गए। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किसके साथ है बताइए? बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद पूछ ले तो चीन के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। नंबर 17 पर आ जाइए। भारतीय राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न की आपने बहुत टाइम से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, कई बार सीरीज में मिला होगा टेस्ट में देखने के लिए। तो त्रिपुरा इसमें है, कि जो त्रिपुरा है भारत का, वो तीनों ओर से जो है वो बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा अपने को चाहिए ही चाहिए, जिसमें त्रिपुरा नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी उत्तर इन दोनों में से होगा। अब त्रिपुरा के साथ कौन सा जोड़ा सही है उसको देखते हैं। तो जो यहाँ सिक्किम है, सिक्किम, तो सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, पूरब में है भूटान, और ऊपर से आ रहा तिब्बत यानी चीन। तो त्रिपुरा और सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, सिक्किम और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं। बात करें सिक्किम की, तो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ जो है घिरा है। और त्रिपुरा की बात करें तो बांग्लादेश से जो है तीनों तरफ से घिरा है। सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी।
तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो है विंध्य श्रेणी है और दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाता है एग्जाम में। तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है, ठीक है। बीच में बह रही नर्मदा, दक्षिण में है सतपुड़ा और उत्तर में है विंध्य। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, सही है वाला स्टेटमेंट। यानी ये सतपुड़ा श्रेणी है तो तापी बह रही है यहाँ दक्षिण में। तापी नदी भारत की एकमात्र नदी नहीं है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा भी तो है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो 2 का एलिमिनेट कर दीजिए। और तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं। उत्तर में नहीं है, दक्षिण में, ये भी गलत है। तो पहले को हटा दीजिए, मतलब सॉरी तीसरे को हटा दीजिए, तीसरे को हटाना है ना, तीसरा यहाँ, तो केवल एक ही करेक्ट हो जाएगा। तो केवल कथन 1 सत्य है, 2 और 3 असत्य हैं, क्योंकि तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। और अजंता और सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है, ना कि उत्तर में। 20वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम बता दीजिए कौन सा है। देखिए, सबसे उत्तर में आती है बृहद हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है, महान हिमालय भी बोल देते हैं इसको। इसके जब दक्षिण में चलेंगे तो इसके नीचे आएगी शिवालिक हिमालय या मध्य हिमालय इसको बोलेंगे। इसके नीचे हम जाएंगे तो आएगा, सॉरी इसको बोलेंगे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, ठीक है। इसके नीचे जो आएगा सबसे दक्षिण में ये होगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये पूछ लेता है क्रम, तो डी है यहाँ पर। तो देखिए, उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय जो है हमारे देश के लिए संतरी की तरह काम करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। और हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में जो है बांटा जाता है। सबसे उत्तर में इस श्रृंखला को बृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। उसके नीचे मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है और यह डेल्टा, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। अगर सुंदरबन डेल्टा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला कौन सा है। पहला कौन सा है, पहला है, दूसरा नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और सुंदरबन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यह विश्व में सबसे बड़ा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम निर्माण जो है करती हैं, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। पहला स्टेटमेंट गलत है। और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी मुहाने पर बनता है और जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। 25 प्रश्न का सेट लगाएंगे इसमें हम। नीचे दिए गए नदियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है, कृष्णा, सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तापी होता तो यहाँ पर इसमें तो वो एस्चुरी बनाती, एलिमिनेट हो जाता। तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, यानी पूर्ववाहिनी नदियाँ हैं ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में 2 द्वीप समूह है, सभी को पता होगा। कौन कौन से, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है और केरल के तट से कुछ दूर स्थित ये प्रवाल द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद होगा आपको। ये मैप की प्रैक्टिस करते रहिएगा ज्योग्राफी के लिए।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप, उदाहरण के तौर पर देखें तो पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, दोनों के कारण, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर दोनों हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया, ए और बी, सी। तो देखिए विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण जो है दो प्रक्रियाओं से होता है, पहली या आंतरिक प्रक्रिया, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह जो है कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न ये। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं और पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। कौन सा करेक्ट है? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को बोलते हैं अपर्दन यानी एरोजन, और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका जो है फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है और साथ ही यह स्थलाकृति निर्माण की बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, इसको भी याद रखिएगा। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी के ये हमने, ठीक है, जो अभी टॉपिक स्टार्टिंग में दिखाए तो 25 प्रश्न थे और कम से कम 100+ चलेगा, तब जाकर ये 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ख़त्म होगी। उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से सीक्वेंस से चलेंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट जो है पेड से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से, जिसमें आपको मिलेंगे फुल टेस्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।